Starting with the great name of Allah who is kind and merciful, today we are going to study about the thyroid eye disease. Thyroid eye disease को हम लोग ग्रेव्स और बेटोपैथी भी कहते हैं और ग्रेव्स ऑफ थैल्मोपैथी भी बोलते हैं. ठीक है, ग्रेव्स और बेटोपैथी क्या होती है ये हम अभी डिस्कस करते हैं कि थायरोटॉक्सिकोसिस. सबसे पहले थायराइड आई डिजीज़ को स्टार्ट करने से पहले थायरोटॉक्सिकोसिस के बारे में पढ़ते हैं. थायरोटॉक्सिकोसिस को हाइपरथायरॉयडिज्म भी बोलते हैं. ठीक हो गया. हाइपर का मतलब बहुत ज़्यादा, थायरॉयडिज्म थायराइड आई डिजीज़ यानी कि थायराइड हार्मोन का बहुत ज़्यादा हो जाना इज़ अ कंडीशन इन्वॉल्विंग एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन. थायरोटॉक्सिकोसिस का क्या मतलब है कि आपके पास जो थायराइड हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा एग्जेसिवली प्रोड्यूस हो जाता है. इसको हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म भी बोलते हैं. ग्रेव्स डिजीज़ के बारे में बता रहे हैं कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. ठीक है, क्या है ये हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. मीन टू से कि ग्रेव्स डिसीज़ जो है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अपने हेल्दी जो बॉडी स्ट्रक्चर्स, पार्ट्स, ऑर्गन्स हैं उनको अटैक करना शुरू हो जाता है. वो समझता है कि ये कोई फॉरेन बॉडी आ गई है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो जाके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रिसेप्टर्स है उसके साथ जाके बाइंड हो जाती हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर. ठीक है, और फिर थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करवा देते हैं. इजी वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि ग्रेव्स डिसीज़ क्या है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर जो मौजूद थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर मौजूद होते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर्स. वहाँ पर जाके जो इम्यूनोग्लोबुलिन है आईजीजी एंटीबॉडीज़ वो जाके बाइंड हो जाती हैं और उसको कहती हैं कि अब आप थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट करना शुरू कर दो, जिसके रिजल्ट में थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाता है और थायराइड आई डिजीज़ हो जाती है थायरोटॉक्सिकोसिस के रिजल्ट में. फिर हमारे पास थायराइड आई डिजीज़ में कहते हैं दो जो है फेजेस होते हैं, एक एक्टिव फेज़ होता है और दूसरा जो है इनएक्टिव फेज़ होता है. एक्टिव फेज़ में क्या होगा कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन जी हैं एंटीबॉडी वो उनकी एक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा होती है, वो एक्टिव होते हैं एक्टिव फेज़ में. और इनएक्टिव फेज़ जो है वो एक्टिव फेज़ के बाद आता है जिसमें नॉर्मल जो थायरोपिट्यूटरी होम्योस्टेसिस है वो वापस आ जाती है. ठीक हो गया. हमारे पास फिर कहते हैं कि एक फ़ेज़ होता है इन्फ्लेमेटरी फ़ेज़ और एक होता है फाइब्रोटिक ड्राई फेज़. दो फेजेस हैं इसमें. इन्फ्लेमेटरी वेट फेज़ में क्या होता है, मायोजेनिक डिसऑर्डर है ये. ठीक है, और फाइब्रोटिक ड्राई फेज़ क्या है, ये मैकेनिकल डिसऑर्डर है. मैकेनिकल मैं बार बार आप लोग को बता रही हूँ, किसी भी फिजिकल फैक्टर की वजह से आपके स्ट्रक्चर में कोई फंक्शन डेफिशिएंसी आ जाए, फंक्शन उसका ख़राब हो जाए, लाइक इन्फ्लेमेशन, इंजरी, ट्रामा वगैरह. मायोजेनिक डिसऑर्डर यानी कि मसल्स वगैरह में इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है. ठीक है, तो ये हो गया, एक हो गया इन्फ्लेमेटरी मायोजेनिक डिसऑर्डर और एक हो गया फाइब्रोटिक ड्राई फेज़ जो कि हो गया मैकेनिकल डिसऑर्डर. इसमें दो स्टेजेस थे. फिर इसके बाद हम लोग अभी देख लेते हैं कि जो एक्टिव फेज़ है जो कि इन्फ्लेमेटरी वेट फेस है उसमें क्या होती है, कंजेशन होती है. यहाँ पर आप देखिए ब्लड वेसल्स की कंजेशन हुई हुई है, इन्फ्लेमेटरी साइंस मौजूद होते हैं आई के अंदर, रेडनेस, स्वेलिंग और फंक्शन लॉस वगैरह. ऑर्बिट कंजक्टाइवल इंजेक्शन हुई हुई होती है, कीमोसिस, लिड की स्वेलिंग हुई हुई होती है, लिड एडिमा हुआ होता है और प्रोप्टोसिस आइज जो है फॉरवर्ड बल्ज आउट हुई हुई होती है. इसके बाद जो है वो इनएक्टिव फेज़ जो था फाइब्रोटिक ड्राई फेज़ जो है उसमें क्या था, वो तो मैकेनिकल था, तो उसमें एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स की रिस्ट्रिक्शन वगैरह आ जाती थी इन इन्फ्लेमेशन वगैरह की वजह से. किसी जो इन्फ्लेमेशन हुई हुई है ना उसकी वजह से अब एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स की जो रिस्ट्रिक्शन है वो होगी. तो यहाँ पर इस बात की समझ आ गई है कि फाइब्रोटिक स्टेट में क्या होता है, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स की रिस्ट्रिक्शन होती है और जो इन्फ्लेमेटरी फेज़ है उसमें इन्फ्लेमेशन के सारे साइंस जो हैं, रेडनेस, स्वेलिंग, एडिमा और फंक्शन लॉस वगैरह जो है वो मौजूद होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ गई थायराइड आई डिसीज़ की पैथोलॉजी. ठीक है, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल बेलीज जो हैं ये प्राइमरी साइट्स हैं जहाँ पर क्या होती है हमारे पास थायराइड आई डिसीज़ जो है स्टार्ट होती है. तो एक्स्ट्रा ओकुलर वैलीज क्या होती है, मसल्स की जो थिकर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टाइल जो पार्ट होता है जो कॉन्ट्रैक्ट करके और मसल्स की मूवमेंट जो है प्रोवाइड करता है, तो वहाँ से डिजीज़ स्टार्ट होगी. इन्फ्लेमेशन से क्या होता है कि फाइब्रोब्लास्ट जो है, इन्फ्लेमेशन जो है होती है और वो फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट कर देता है.
कि आप म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स और कोलेजन वगैरह जो है वो प्रोड्यूस करो, जिससे क्या होती है, मसल की डिजनरेशन होती है और फाइब्रोसिस हो जाती है। ठीक हो गया, कोलेजन प्रोटीन वगैरह म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा आगे, ये होगा कि ये जो सारी चीज़ें आ गई, लिम्फोसाइटोसिस होगी, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स वगैरह जो हैं वो ऑर्बिटल स्पेस के अंदर इन्फिल्ट्रेट हो जाएंगे, वहाँ पर क्राउड बना लेंगे और पूरी स्पेस को फिल कर देंगे और प्रेशर और इलास्टिसिटी जो है ऑर्बिटल मसल की उसको इफ़ेक्ट करेंगे। जो स्मॉल ऑर्बिट था अब वो क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और ग्लोब को जो है आगे की तरफ धकेल देगा, जिसको प्रोप्टोसिस बोलते हैं। फिर हमारे पास इसके बाद क्या होगा कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द ऑफ्थल्मोपैथी, यानी कि जो डिज़ीज़ है उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं। सॉफ्ट टिश्यू इसमें इन्वॉल्व होते हैं। थायराइड आई डिज़ीज़ में लिड रिट्रैक्शन होती है, यानी कि लिड बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ चली जाती है। ठीक है, प्रोप्टोसिस होती है, फॉरवर्ड बल्जिंग ऑफ द आई बाल, यानी कि ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है, ऑप्टिक नर्व में डैमेज आ गया, रिस्ट्रिक्टिव मायोपैथी हो गई, मसल्स में रिस्ट्रिक्शन आ गई, ओकुलर मूवमेंट में उनकी 2 स्टेजेस हैं, पहले भी बताया। एक इन्फ्लेमेटरी वेट कंजेस्टिव स्टेज है जिसके अंदर रेडनेस और पेन होता है, ये 3 साल तक होता है और 3 साल के अंदर ठीक हो जाता है, लेकिन 10% पेशेंट्स में जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म ओकुलर प्रॉब्लम्स जो हैं ये सामने आ जाती हैं। फाइब्रोटिक स्टेज जो है इसमें आई बाल तो वाइट होता है, लेकिन जब मसल्स को मूव करता है, आई को मूव करवाता है पेशेंट, तो पेनलेस मोटिलिटी डिफेक्ट जो है वो मौजूद होता है। मीन से कंजस्टिव जो स्टेज है उसमें पेन होता है और फाइब्रोटिक स्टेज में जो है वो पेन नहीं होता, लेकिन सिर्फ मोटिलिटी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो मौजूद होती हैं। फिर इसके अलावा पैथोजेनेसिस में हमने देखा कि 50% पेशेंट ऐसे थे जिनमें लिड रिटेक्शन मौजूद थी, और कहते हैं कि ये लिड रिटेक्शन किस वजह से मौजूद थी, वो इसलिए थी कि जो लिवेटर मसल है जो कि आई को क्या करता है, लिवेटर मसल का काम होता है आईलिड को ऊपर लेके जाना, मीन्स आइज को ओपन करना। तो जब उसकी फाइब्रोटिक कंट्रक्चर हुई हुई है तो इसका मतलब क्या है कि मसल की इलास्टिसिटी जो है वो लॉस हो गई है। और इसके अलावा ये लिवेटर पल्पेब्री सुपीरियरस जो है, जो अंडरलिंग ऑर्बिटल टिश्यू है उसके साथ एडहेस हुआ हुआ होता है, चिपका हुआ होता है, जिसकी वजह से लिड जो है वो रिट्रैक्ट होती है, बहुत ज़्यादा खुली हुई रह जाती है, और जब डाउन गेज में देखते हैं तो वो और भी ज़्यादा वर्स हो जाती है लिड रिट्रैक्शन, यानी कि आई बहुत ज़्यादा लिड जो है ऊपर की तरफ चली जाती है। सेकेंडरी ओवर एक्शन होती है इसमें लिवेटर सुपीरियर रेक्टस कॉम्प्लेक्स की, वो क्यों होती है, क्योंकि पेशेंट को हाइपोट्रोपिया हुआ होता है, जो क्यों होता है कि जो इस वजह से होता है क्योंकि इन्फीरियर रेक्टस मसल की पालसी फाइब्रोसिस वगैरह हुई हुई होती है। इन्फीरियर रेक्टस मसल की जब फाइब्रोसिस हुई हुई होती है तो उससे क्या होता है कि आई में हाइपोट्रोपिया हो जाता है, और हाइपोट्रोपिया के रिजल्ट पे जो लिवेटर सुपीरियर रेक्टस कॉम्प्लेक्स है उसकी सेकेंडरी ओवरएक्शन हो जाती है। सेकेंडरी मींस इंफीरियर रेक्टस में मसला था, जिसकी वजह से लिवेटर सुपीरियर रेक्टस कॉम्प्लेक्स में मसला आ गया, उसमें ओवरएक्शन हो गई। और फिर क्या होगा कि जो लिड रिट्रैक्शन है वो डाउन गेज से जब अप गेज पे देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नहीं समझ आई, दोबारा से समझा देती हूँ। ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जो रिट्रैक्शन ऑफ लिड होती है वो किस वजह से होती है। एक तो लिवेटर पल्पेब्री सुपीरियरस का पहले काम देखें आप लोग क्या है, लिड को खोलना, आई को ओपन करना, लिड को ऊपर लेके जाना, एलिवेट करवाना। तो अगर इसमें फाइब्रोसिस वगैरह हुई हुई हो और ये ऑर्बिटल टिश्यू फैट के साथ जो है वो चिपका हुआ हो, तो ये क्या है बहुत ज़्यादा टाइट है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना लिड ऊपर की तरफ चली जाती है, रिट्रैक्ट हो जाती है। दूसरा मसला ये है कि इन्फीरियर रेक्टस मसल में मसला आ जाता है, वो टाइट होता है, जिसकी वजह से हाइपोट्रोपिया हो जाता है। अब हाइपोट्रोपिया है तो नीचे से जब आई ऊपर देखती है तो उस डायरेक्शन में लिवेटर पल्पेब्री सुपीरियरस को बहुत ज़्यादा ओवरएक्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से लिड। यहाँ पर देखें आपको ग्रेव्स डिसीज़ का पेशेंट दिखाया गया है, ये दोनों आइज़ देखें, ठीक है, दिखाई दे रही है, इनमें डिफेक्ट मौजूद है। सेकंड इमेज में देखिए प्रोप्टोसिस हुई हुई है आइज़ की, बहुत ज़्यादा आउटवर्ड जो बल्जिंग है वो हुई हुई है ग्लोब की। यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर भी लिड रिट्रैक्शन आप लोगों को दिखाई दे रही है। ये फर्स्ट इमेज में भी आप लोगों को देखें, यहाँ पर लेफ़्ट आई में लिड रिट्रैक्शन दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा।
और यहाँ पर भी हाइपोट्रोपिया नज़र आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे भी और लिड रिटेक्शन दोनों बायलेटरल केसेस में मौजूद है। यहाँ पर लिड रिटेक्शन सिर्फ यूनिलेटरल केस में मौजूद है। यहाँ पर प्रोप्रोसिस बायलेटरल केस में मौजूद है। और यहाँ पर देखें जो हमारे पास राइट आई है वो राइट आई और लेफ़्ट आई दोनों में डिफेक्ट मौजूद है, लेकिन जो राइट आई है उसमें लिड रिटेक्शन भी मौजूद है, ठीक है। फिर हमारे पास प्रोप्टोसिस आ गया। प्रोप्टोसिस जो है ये एक्सियली होती है, यूनिलेटरल भी हो सकती है, बायलेटरल भी हो सकती है, सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल भी हो सकती है और फ्रीक्वेंटली परमानेंट हो जाती है, ठीक है। फिर सीवियर प्रोप्टोसिस जो है उससे क्या होता है, लिड क्लोज करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है और केराटोपैथी हो सकती है, कॉर्नियल अल्सरेशन और इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब क्या करना होगा, प्रोप्टोसिस को ठीक करना होगा। उसके लिए आपने क्या करना है, सर्जरी कर सकते हैं। सर्जिकल डिकम्प्रेशन, रेडियोथेरेपी और स्टेरॉइड वगैरह से आप प्रोप्टोसिस को ठीक कर सकते हैं। क्या होगा कि सर्जिकल डिकम्प्रेशन किस तरह से करनी है कि आपने जो ऑर्बिट था, ऑर्बिट में हमने पढ़ा था ना कि वो म्यूकोपॉलीसेक्राइड कोलेजन वगैरह आके उस जगह को फिल कर देते थे। तो अब हमने स्पेस को खाली करना होगा ऑर्बिट में, ताकि जो ऑर्बिटल कंटेंट है उनको प्रोलैप्स के लिए जगह मिल जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक या एक से ज़्यादा वाल जो है वो रिमूव कर देंगे ताकि ऑप्टिक नर्व पे जो प्रेशर है और जो प्रोप्टोसिस वगैरह है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। फिर इसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। हम 3 तरीके से जो ऑर्बिटल वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऑर्बिटल फ्लोर जो है उसको हम रिमूव करके स्पेस बना सकते हैं, या फिर मीडियल वाल को रिमूव करके, या फिर लेटरल ऑर्बिटल वाल और रूफ वगैरह को जो है हम रिमूव करके जो है क्या कर सकते हैं, स्पेस बना सकते हैं। फिर हमारे पास ये तरीका एक हो गया, और फिर रेडियोथेरेपी और स्टेरॉइड वगैरह से भी आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। हमने एक और फीचर पढ़ा थायरॉयड आई डिज़ीज़ में कि क्या होता है, रिस्ट्रिक्टिव मायोपैथी होती है, और ये मायोपैथी जो है ना ऑर्डर में होती है, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी द मसल इन्वॉल्व्स आर। सबसे पहले इसके लिए हमारे पास होता है इसको क्या कहते हैं, निमोनिक, आई एम स्लो, ठीक है। तो आई स्टैंड्स फॉर इंफीरियर रेक्टस मसल, एम स्टैंड फॉर मीडियल रेक्टस, एस स्टैंड्स फॉर सुपीरियर रेक्टस, एल लेटरल रेक्टस मसल। तो इस ऑर्डर में जो है सबसे पहले इंफीरियर रेक्टस अपना काम छोड़ेगा, फिर मीडियल रेक्टस, फिर सुपीरियर रेक्टस और फिर लेटरल रेक्टस। तो इस तरह से आपके पास अप गेज, लेटरल गेज, डाउन गेज और मीडियल गेज में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आएंगी मूवमेंट्स में। नेक्स्ट हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव मायोपैथी में ये बात बता रहे हैं कि जो कॉमन ओकुलर पोस्चर है वो क्या है, हाइपोट्रोपिया हुई हुई होती है, मतलब आई जो है नीचे की तरफ डेविएट हुई हुई होती है। ऑफ मोर इफेक्टेड आई समटाइम्स विद एसोसिएटेड इजोट्रोपिया, और ये बास औकात इजोट्रोपिया के साथ भी एसोसिएटेड होता है। डिप्लोपिया जो है कॉमन और प्रेजेंटिंग सेप्टम है थायराइड आई डिजीज़ का, ठीक है। ये वर्टिकल ओरिजेंटल दोनों की कॉम्बिनेशन हो सकता है। एबनॉर्मल हेड पोस्चर होता है, कॉमनली चिन एलिवेशन होती है, इज ऑफन एडॉप्टेड, क्योंकि देखें आई नीचे की तरफ जो है डेविएट हुई हुई है, और ये कभी कभी इजोट्रोपिया के साथ भी जो है एसोसिएटेड होती है। तो पेशेंट क्या करेगा, चिन एलिवेट करेगा ताकि बाइनोकुलर सिंगल विजन को मेंटेन कर सके और ये जो डिप्लोपिया है इससे ख़ुद को बचा सके। इसके अलावा वर्टिकल फ्यूजनल एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज होता है। और क्या चीज़ होती है इसमें, बस ये सारे हमारे पास फ़ीचर्स थे, और फीचर्स के साथ साथ मैनेजमेंट भी मैंने बता दी, और फीचर्स क्यों इस तरह से होते हैं, लाइक ये जो मैनिफेस्टेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह ये क्यों होती है, उनकी रीज़न्स भी बता दिए। अब रिस्ट्रिक्टिव मायोपैथी की मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, हम लोग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देंगे। इसमें क्या करते हैं कि जो पेशेंट की प्रोग्रेस है उसको मोनीटर करेंगे, और साथ साथ जो चेंजेस आ रही हैं उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। और सिम्टम्स को ओवरकम करने के लिए कुछ मैनेजमेंट देंगे, लाइक डिप्लोपिया वगैरह को ओवरकम करेंगे ताकि बाइनोकुलर विजन जो है वो कंफर्टेबली मेंटेन की जा सके। इसके अलावा हमारे पास प्रिज्म थेरेपी वगैरह हम दे सकते हैं, ऑक्लूजन वगैरह करके, और पेशेंट की जो डिप्लोपिया वगैरह है उसको ओवरकम कर सकते हैं। हमारे पास ऑक्लूजन तो आप लोगों को पता है कि एम्ब्लियोपिया वगैरह के लिए करेंगे।
फिर हमारे पास आती है एस्टेबिस्मिक सर्जरी आती है। बिफोर अंडरटेकिंग एस्टेबिस्मिक सर्जरी पेशेंट शुड बी यूथायरॉयड, मीन टू से कि एस्टेबिस्मिक सर्जरी यानी कि हाइपोट्रोपिया जो मौजूद है और इसके अलावा जो ईज़ोट्रोपिया वगैरह मौजूद है उसकी सर्जरी देने से पहले ये ज़रूरी है कि थायरॉयड जो डिज़ीज़ है वो पहले ख़त्म हो चुकी हो। थायरॉयड आई डिसीज़ के जितने भी सिम्टम्स हैं वो आई से पहले आपने ठीक कर दी हों, लाइक जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन वगैरह के साइंस से वो सारा कुछ ठीक हो जाए, उसके बाद फिर आपने सर्जरी करनी होती है। अब हमारे पास ये थोड़ी सी मुश्किल चीज़ आ गई है, इसमें क्या है, यूनिलेटरल और ग्रोसली एसिमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन ऑफ द एलिवेशन। ये कहना चाहते हैं कि हम देखेंगे कि यूनिलेटरली आई के अंदर थायरॉयड आई डिजीज़ के सिम्टम्स मौजूद हैं या फिर ग्रोसली बायलेटरल एसिमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन ऑफ एलिवेशन है। हमारे पास एक बात तो हो गई कि हाइपोट्रोपिया है पेशेंट को, दूसरी बात हो गई ईज़ोट्रोपिया है, ठीक है। तो हाइपोट्रोपिया और ईज़ोट्रोपिया का ये मतलब होता है कि एक तो एलिवेशन मुश्किल है, पेशेंट एलिवेट नहीं कर पा रहे, और दूसरी जो एबडक्शन है वो लिमिटेड होगी। तो इसमें 3 केसेस होंगे, एक में एलिवेशन लिमिटेड होगी, दूसरी में एबडक्शन लिमिटेड होगी, और तीसरी में जो है दोनों की कॉम्बिनेशन होगी, मतलब दोनों चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड होंगी। तो यूनिलेटरल और ग्रोसली एसिमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन ऑफ एलिवेशन जो है वो 2 तरह से हो सकती है, या तो रिलेटिव इनकोमिटेंसी की वजह से हुई होगी या रिलेटिव कोमिटेंसी की वजह से हुई होगी। इनकोमिटेंट का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये क्या होता है, पैरालिटिक स्क्विंट होता है, और पैरालिटिक स्क्विंट में क्या होता है, हमारे पास तमाम डायरेक्शन ऑफ गेजेस में जो डिसोसिएटेड डेविएशन है वो वेरिएबल होती है, मतलब चेंज होती रहती है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब ये हो रहा है कि जब पेशेंट अप गेज में देखेगा तो डेविएशन क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, डेविएशन क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और जब डाउन गेज में देखेगा तो डेविएशन जो है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। समझ आ रही है, जब अप गेज में देखेगा तो डेविएशन ज़्यादा होगी, डाउन गेज में देखेगा तो डेविएशन कम होगी। वो क्यों, वो इस तरह से याद कर लें, लाइक एक आई ये है, ये गई हुई है हाइपोट्रोपिया में, और एक आई ये है जो कि प्राइमरी पोजीशन में मौजूद है। अब आप ऊपर देखने की कोशिश कर रहे हैं दोनों आई से, तो ये वाली आई तो ऊपर चली जाएगी, ये नीचे ही रहेगी, क्योंकि ये तो हाइपोट्रोपिया में है और लिवेटर मसल्स की वो भी हुई है, रिट्रैक्शन वगैरह भी हुई है, उसकी लिड की रिट्रैक्शन वगैरह भी हो रही है, तो आपके पास जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ये आई जो है यहाँ पे चली गई, तो देखें एंगल ऑफ डेविएशन जो है कितना इंक्रीज़ हो गया। तो इस वजह से जब आप गेज में देखते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, और जब डाउन गेज में देखेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आई तो ठीक है, ये नीचे चली जाएगी और इसके साथ हो जाएगी, और एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, कहते हैं कि ये एलिवेशन की लिमिटेशन होती क्यों है, ये इसलिए होती है क्योंकि आपके पास जो इन्फीरियर रेक्टस मसल होता है उसकी मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन हुई हुई होती है एप्सिलेटरल, लाइक जिस आई में आपके पास लिमिटेशन है एलिवेशन की, उसी आई के अंदर इन्फीरियर रेक्टस मसल की क्या हुई हुई होती है, मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन हुई हुई होती है। अब इन्फीरियर रेक्टस मसल का काम क्या था, इन्फीरियर रेक्टस मसल का काम तो ये था ना कि वो आई को नीचे लेके जा रहा है, तो उसकी मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन हुई हुई है, और जिसकी वजह से आई तो हाइपोट्रोपिया में है, अब वो ऊपर जा नहीं सक रही है। जब ऊपर जा नहीं सक रही है तो इसका क्या मतलब है कि मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन हुई हुई है हमारे पास इन्फीरियर रेक्टस मसल की। अब इसकी मैनेजमेंट किस तरह से करनी है कि उसी इफ़ेक्टेड आई में आपने क्या करना है, उसी इफ़ेक्टेड आई में आपने क्या करना है कि जो एप्सिलेटरल इन्फीरियर रेक्टस मसल है उसको रिसेस कर देना है, उसको वीक कर देना है। क्योंकि देखिए इन्फीरियर रेक्टस मसल में क्या हुआ है, मसला आया हुआ है जिसकी वजह से आई हाइपोट्रोपिया में गई हुई है। अब इसको हाइपोट्रोपिया से हमने प्राइमरी पोजीशन में लेकर आना है ताकि एलिवेशन वगैरह भी ठीक हो जाए। तो इसको आप वीक कर देंगे तो आई ऊपर की तरफ आ जाएगी और फिर एलिवेट करना भी स्टार्ट कर देगी। अब दूसरा केस हम लोग पढ़ते हैं जिसमें कोमिटेंट पढ़ेंगे हम लोग कि इफ़ रिलेटिवली कॉन्कोमिटेंट कहते हैं नॉन पैरालिटिक स्ट्रैबिस्मस को, ठीक है। तो नॉन पैरालिटिक केसेस में क्या होता है कि जो डिसोसिएटेड डेविएशन होती है वो तमाम डायरेक्शन ऑफ गेजेस में सेम रहती है, चाहे आप अप गेज में देखें चाहे आप डाउन गेज में देखें, आपके पास जो रिस्ट्रिक्शन होगी वो क्या होगी,
डिसोसिएटेड डेविएशन जो है वो सेम होगी। डाउन गेज में थोड़ी सी चेंज हो जाती है लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही होती है, ठीक है। तो इसमें भी अभी हमारे पास क्या है, एलिवेशन लिमिटेड है, तो वही हमारे पास इंफीरियर रेक्टस, इप्सिलेटरल इंफीरियर रेक्टस की मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन होगी। और उसके साथ साथ नॉन पैरालिटिक स्ट्रैबिस्मस के केसेस में क्या होता है, कॉन्ट्रालेटरल सुपीरियर रेक्टस मसल भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो जो एप्सिलेटरल आई है उसमें इंफीरियर रेक्टस मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन मौजूद होगी और जो कॉन्ट्रालेटरल है उसमें सुपीरियर रेक्टस रिस्ट्रिक्शन मौजूद होगी। अब मैनेजमेंट क्या करना है, अगर आपके पास डेविएशन जो है 20 प्रिज्म डायोप्टर से जो है कम आ रही है प्राइमरी पोजीशन में, तो सिर्फ इंफीरियर रेक्टस की रिसेशन करवा दें। लेकिन अगर आपके पास 20 प्रिज्म डायोप्टर से ज़्यादा आ रही है तो दोनों मसल्स की जो है वो आप क्या करवा देंगे, रिसेशन करवा देंगे। सॉरी, डेविएशन 20 प्रिज्म डायोप्टर से ज़्यादा आ रही है तो आप लोगों ने रिसेस कर देना इंफीरियर रेक्टस को एप्सिलेटरल आई में, और कॉन्ट्रालेटरल सुपीरियर रेक्टस की भी रिसेशन कर लेनी है। अगर आपके पास पोस्ट रेसेंट टेस्ट जो है वो मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन को जो है कंफर्म कर रहा हो डिप्रेशन में, तो तब कॉन्ट्रालेटरल आई की, ठीक हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे एबडक्शन की लिमिटेशन, यूनिलेटरल और ग्रॉसली एसिमेट्रिकल बायलेटरल रिस्ट्रिक्शन ऑफ एबडक्शन। एबडक्शन की भी रिस्ट्रिक्शन हो रही है, ठीक है। एबडक्शन लिमिटेड है, रिलेटिवली इनकॉम्पिटेंट यानी कि पैरालिटिक में हमें पता है कि तमाम डायरेक्शन ऑफ गेजेस में डेविएशन जो है वो वेरिएबल होगी। तो जब आप क्या करेंगे, आपको ईजोट्रोपिया है विच इंक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन, तो जो डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन है उसमें क्या होगा कि इंक्रीज़ होगी, लाइक आपको ईजोट्रोपिया हो गया, ठीक है। आपको ईजोट्रोपिया हो गया और मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन कहाँ है, एबडक्टेड पोजीशन में, एबडक्टेड पोजीशन में है। तो कह रहे हैं कि जिस डायरेक्शन ऑफ जो मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन है उसमें देखेंगे आप तो आपके पास डेविएशन इंक्रीज़ होगी। लाइक राइट आई है, आपको इसमें ईजोट्रोपिया हुआ है, जब आप लेफ़्ट साइड पे देखने की कोशिश करेंगे, राइट साइड पे देखने की कोशिश करेंगे तो आपके पास क्या होगा, इंक्रीज़ होगी डेविएशन एंड रिड्यूसेस इन द ऑपोजिट फील्ड ऑफ डायरेक्शन। मुझे लगता है मैंने उल्टा बोल दिया। आपको देखें ईजोट्रोपिया है, आपके पास एबडक्शन जो है वो लिमिटेड है। ईजोट्रोपिया विच इंक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन, जिस डायरेक्शन में मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन मौजूद है उस डायरेक्शन में आप अगर देखेंगे तो आपके पास डेविएशन इंक्रीज़ होगी, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ गेज में देखेंगे तो आपके पास जो है वो जो एंगल ऑफ डेविएशन है, डिसोसिएटेड डेविएशन, वो डिक्रीज़ होगी। इसमें क्या होता है, मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन हुई होती है मीडियल रेक्टस की, और जिसकी वजह से जो हमारे पास एबडक्शन है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। इसलिए चाहिए कि आप एप्सिलेटरल मीडियल रेक्टस रिसेशन करवा दें। अब दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में हमारे पास डेविएशन सेम रहेगी या मिनिमम जो है वो चेंज आएगा, रिलेटिवली कॉन्कोमिटेंस जिसमें को कहते हैं पैरालिटिक स्ट्रैबिस्मस। इसमें क्या होता है, ईजोट्रोपिया तमाम हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ गेजेस में सेम रहता है। बायलेटरल मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन हुई होती है मीडियल रेक्टस मसल्स की, दोनों आइस की मीडियल रेक्टस मसल की। तो इसमें आप यूनिलेटरल और बायलेटरल मीडियल रेक्टस रिसेशन करवा देंगे डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द डिविएशन। ये किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ द डिविएशन पे डिपेंड करता है। फिर हमारे पास तीसरा जो है आ गया वो क्या है, यूनिलेटरल और ग्रॉसली एसिमेट्रिकल बायलेटरल रिस्ट्रिक्शन ऑफ बोथ एलिवेशन एंड एबडक्शन। तो मैनेजमेंट और वो सारा कुछ जो है केस 1 और 2 की तरह ही होगा। तो ये देखें, ये पेशेंट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये आई हाइपरट्रोपिक है, ये एलिवेट करने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज़ हो जाएगा। ये देखें, ये आई फिर से हाइपरट्रोपिक है, इस आई को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो इट वाज ऑल अबाउट द थायराइड आई डिज़ीज़। अब थायराइड आई डिज़ीज़ के बारे में थोड़ी सी समरी कर लेते हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में जान जाए कि ये होती क्या चीज़ है। इसमें हमारे पास थायरोटॉक्सिकोसिस होती है, यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है।
क्या मतलब, थायराइड हार्मोन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। ये हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है IgG जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो अपने ही बॉडी के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड हो जाते हैं और उसको तंग करना शुरू कर देते हैं कि आप अभी बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जब वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो इतना ज़्यादा तो चाहिए नहीं जितना हो रहा है, तो वो अब अपनी बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हम पढ़ रहे हैं बेसिकली आई, उसको इफ़ेक्ट करेगा। इसमें क्या होते हैं, 2 फेजेस होते हैं, एक एक्टिव फेज़ होता है और एक जो है वो इनएक्टिव फेज़ होता है। एक्टिव फेज़ में इम्यूनोग्लोबुलिन जो IgG थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर है उसके साथ जाके बाइंड हो जाएगा और ये एक्टिव फेज़ में जो है इसकी एक्टिविटी एविडेंट होती है। जो इनएक्टिव फेज़ होते हैं इसमें जो नॉर्मल नेचुरल जो थायराइड पिट्यूटरी हीमोस्टेसिस है वो एक्टिव हो जाती है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि यूनिलेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल भी हो सकता है। और क्या हो सकता है इसमें 2 फेजेस हमने पढ़े, एक इन्फ्लेमेटरी फेज़ है जिसको वेट फेज़ भी कहते हैं और दूसरा जो फेज़ है वो ये इसको कंजेस्टिव फेज़ भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो फाइब्रोटिक फेज़ है जिसको हम लोग ड्राई फेज़ भी कहते हैं। ड्राई फेज़ में जो है कोई पेन नहीं होता, लेकिन जो इन्फ्लेमेटरी फेज़ है उसमें पेन होता है, कंजेशन और रेडनेस वगैरह होती है। फाइब्रोटिक फेज़ में जो है आई जो है वो वाइट होती है। इसके अलावा हमारे पास थायराइड आई डिज़ीज़ के बारे में और क्या बताया गया था, इसके फीचर्स बताए गए थे। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर जो था वो डिप्लोपिया था। इसके अलावा आई हाइपोट्रोपिया में गई हुई होती है और इज़ोट्रोपिया भी होता है और इसके साथ साथ लिमिटेड एलिवेशन होती है और एब्डक्शन भी जो है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, फिर और क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ऑप्टिक न्यूरोपैथी भी होती है और जो रिस्ट्रिक्टिव मायोपैथी है वो भी मौजूद होती है, मायोपैथी, और सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं। और क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, प्रोटोसिस भी होती है और लिड रिटेक्शन भी होती है। लिड रिटेक्शन के डिफरेंट रीजंस हमने पढ़े क्यों होती है। एक तो हमने कहा कि लिवेटर की वो हो जाती है, फाइब्रोसिस वगैरह हो जाती है, एडेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जब हम अप गेज में देखते हैं आई थिंक अब गेज ही था, अब गेज में देखने से आप लोग पीछे जाके रिवाइंड कर लें कि अब गेज था या डाउन गेज था। अब गेज में देखने से लिवेटर की जो है बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, वो फाइब्रोसिस वो टाइट हुआ वो होता है जिसकी वजह से लेड रिटेक्शन हो जाती है। दूसरा रीज़न इसका ये बताया हुआ था कि हमारे पास दूसरा रीज़न ये बताया हुआ था कि इसमें क्या होगा कि हाइपोट्रोपिया हुआ वो होता है क्योंकि इन्फीरियर रेक्टस क्या होता है इसमें टाइट हुआ वो होता है, फाइब्रोसिस हुई भी होती है और जिसकी वजह से लिवेटर सुपीरियर रेक्टस कॉम्प्लेक्स में जो है आपको प्रॉब्लम आएगी, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा। तो जब आप डाउन गेज से अप गेज में देखेंगे तो आपके पास क्या होगा, लिड रिट्रैक्ट होगी, लिड ऊपर की तरफ चल जाएगी। प्रोटोसिस है तो उसके लिए इलाज बता दिए गए थे 3 किस्म के, वो मैं फिर से रिपीट नहीं कर रही। और जो मायोपैथी है, रिस्ट्रिक्टिव मायोपैथी, उसके लिए भी ट्रीटमेंट वगैरह बता दिया गया था और मायोपैथी क्यों हो रही थी वो भी बता दिया। और फिर उसके बाद क्या था और क्या चीज़ें थी, बस मैनेजमेंट बता दी और ये डिफरेंट 3 स्टेजेस बता दिए। एक में एलिवेशन लिमिटेड है, दूसरे में एब्डक्शन लिमिटेड है और तीसरे में दोनों लिमिटेड है। अच्छा, वो स्टेजेस थोड़े से रिवाइज कर लेते हैं। स्टेजेस जो हैं वो थोड़े से रिवाइज कर लेते हैं। उसमें क्या था, एक स्टेज जिसमें एलिवेशन लिमिटेड थी तो वो तो इनकॉमिटेंट भी हो सकती है और कॉमिटेंट भी हो सकती है। जो इनकॉमिटेंट थी वो नॉन पैरालिटिक थी और उसमें डेविएशन जो है वो चेंज हो रही थी। जब अप गेज में देख रहे थे तो ज़्यादा हो रही थी, डाउन गेज में देख रहे थे तो कम हो रही थी। और कॉमिटेंट में क्या हो रहा था कि वो तो पैरालिटिक था और पैरालिटिक में तो डेविएशन जो है वो सेम रहती है, तो किसी भी डायरेक्शन में वो चेंज नहीं हो रही थी ना, डिसोसिएटेड डेविएशन। जो इनकॉमिटेंट और नॉन पैरालिटिक था उसमें एक बात ये भी बताई गई थी कि वो किस वजह से हो रहा था, इंफीरियर रेक्टस की जो एप्सिलेटरल आई है, जो आई इफेक्टेड है जिसमें हाइपोट्रोपिया हुआ है, उसमें इंफीरियर रेक्टस में मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन आई हुई होती है। तो अब आपको चाहिए कि इंफीरियर रेक्टस का इलाज करें ताकि आपको प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाए। तो उसके लिए इसकी क्या करेंगे, रिसेशन करवा देंगे। फिर जो दूसरा केस था
उसमें कोमिटेंसी थी, तो कोमिटेंसी में जो कॉन्ट्रालेटरल आई थी उसका सुपीरियर रेक्टस भी इन्वॉल्व हुआ था। तो अब आपको चाहिए कि इन्फीरियर रेक्टस और सुपीरियर रेक्टस दोनों को ठीक करें। 20 से कम है या 20 प्रिज्म डायोप्टर से ज़्यादा है तो फिर दोनों का करो, 20 से कम है तो फिर एक का करो रिसेस इन्फीरियर रेक्टस को। फिर हमने कहा कि अगर एबडक्शन लिमिटेड हो, यानी कि यूनिलेटरल और ग्रोसली एसिमेट्रिकल बायलेटरल रिस्ट्रिक्शन आ जाए एबडक्शन में, तो एबडक्शन का आप लोगों को पता है कि मीडियल रेक्टस जो है वो ज़्यादा उसमें मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन आई हुई है, क्योंकि ईज़ो में आई चली गई है, एबडक्शन कर नहीं रही, तो एप्सिलेटरल आई के मीडियल रेक्टस को आप लोग रिसेस करवा दें। इसमें कह रहे थे ईज़ोट्रोपिया होता है अगर हम लोग इनकोमिटेंट की बात करें, इनकोमिटेंट पैरालिटिक की बात करें, जिसमें डेविएशन तमाम डायरेक्शन ऑफ गेज में वेरिएबल थी, तो सेम डायरेक्शन में देखेंगे आप तो इंक्रीज़ होगी और अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे तो डिक्रीज़ होगी। क्या चीज़? डिसोसिएटेड डेविएशन। इसके लिए अभी आप मीडियल रेक्टस की या तो यूनिलेटरल रिसेशन करवा लें या बायलेटरल रिसेशन करवा लें। फिर जो थर्ड इनकोमिटेंट और पैरालिटिक आ गया था, फिर इसके बाद कोमिटेंट और नॉन पैरालिटिक भी था, जिसमें हमारे पास तमाम डायरेक्शन ऑफ गेजेस में जो वो थी प्रॉब्लम थी, क्या कहते हैं उसको, डिसोसिएटेड डेविएशन, वो सेम थी। तो इसमें फिर हम लोग आई थिंक दोनों जो बायलेटरल जो मीडियल रेक्टस है उसकी क्या करवा रहे हैं, रिसेशन करवा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये वाला एक स्लाइड हमसे मिस हो गया था, उसको जाके दोबारा से चेक करते हैं। ये वाला रिलेटिवली कॉन्कोमिटेंट बायलेटरल मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन बहुत मीडियल रेक्टस मसल्स ताकि यूनि और बायलेटरल, ठीक है। ये रिलेटिवली कॉन्कोमिटेंट वाला हो गया और ये इनकोमिटेंट वाला हो गया, जिसमें हम लोग सिर्फ एक मीडियल रेक्टस की रिसेशन कर रहे थे और इस वाले में दोनों की कर रहे थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट थायराइड आई डिसीज़। आई होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल विद योर फ्रेंड्स।